कहानी का आगाज 1962 में होता है, जहां हमें समंदर के दरमियान में एक बहुत बड़ा जहाज दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंटोनिया। इस जहाज पर कुल 600 लोग सवार होते हैं जो कि न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। जहाज पर एक पार्टी जारी होती है और एक सिंगर परफॉर्म कर रही होती है। हर कोई उसके गाने से लुत्फानंदोज हो रहा होता है और हर कोई डांस कर रहा होता है, लेकिन उन्हें इस बात का जर्रा बराबर अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम में एक लीवर उठाता है। जैसे ही लीवर ऊपर जाता है, एक तेज धार तार खींच जाती है और सबको काट देती है। एक ही लम्हे में जिस्म दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। हर तरफ खून फैल जाता है और मंजर इंतहाई खौफनाक होता है। एक कम उम्र लड़की जिसका नाम कैटी है वो जिंदा बच जाती है, क्योंकि उसका कद छोटा होता है और तार उसके सर के ऊपर से गुजर जाती है। इसके बाद कहानी 40 साल बाद आगे दिखाई जाती है, जहां एक ग्रुप एक बड़े पुराने जहाज को डिग बोट की मदद से खींच रहा होता है। अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम की एक लड़की को, जिसका नाम मर्फी है, हुक्म देता है कि वो जाए और जिस तार से बड़े जहाज को अटैच किया हुआ है उस तार को जाकर काट दे, क्योंकि अगर पुराना जहाज डूबा तो वो उनको भी साथ ले डूबेगा। जब मर्फी जहाज पर पहुंचती है तो उसे निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा सुराख नजर आता है। पानी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा होता है और जहाज सिर्फ 5 मिनट में डूबने ही वाला होता है। मर्फी ये बात अपने लीडर को बताती है। ये सुनकर लीडर उसे फौरन खींचने वाली तार को तोड़ने का हुक्म देता है। उसी लम्हे टीम के दो और लोग वहां पहुंचते हैं और मर्फी से फौरन निकल जाने को कहते हैं, लेकिन उस जहाज को तलाश करने में उन्हें 3 महीने लगे थे। इसलिए मर्फी इतनी आसानी से हार मानने से इनकार कर देती है। वो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। उसे देखकर ऊपर बैठे दोनों आदमी भी पानी में छलांग लगा देते हैं। दोनों मिलकर जहाज को डूबने से बचाते हैं और उस सुराख को बंद कर देते हैं वेल्डिंग की हेल्प से। वो जहाज को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में वो उस जहाज को मार्केट में बेच देते हैं और एक बड़ी दौलत कमाते हैं, जिसे टीम लीडर सब में बराबर बराबर बांट देता है। एक आदमी जिसका नाम जैक होता है वो उनकी बातें सुन रहा होता है काफी देर से। उसे मालूम हो जाता है कि ये लोग समंदर में पुराने जहाजों को ढूंढते हैं और उसके बाद उन जहाजों को बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक उनके पास आता है और टीम लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जो खजाने की तरह छुपा हुआ था। जैक असल में उस जहाज की तरफ इशारा कर रहा होता है जो 40 साल पहले गायब हो चुका था। वही जहाज जहां पर एक नामालूम आदमी ने लीवर को उठाया था और सारे के सारे लोग मर चुके थे। टीम लीडर ने भी एंटोनिया गाजा नामी जहाज के बारे में सुना हुआ था, जो 4 दहाइयों से लापता हो गया था। वो कहता है कि बहुत से लोगों ने उसको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी उसे तलाश नहीं कर सका। जैक उससे कहता है, मुझे मालूम है वो जहाज कहाँ है। अगर हम उसे वापस ले आएं और बेच दें तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसे की बात सुनकर ग्रुप के तमाम लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन अपने डिग बोट में एंटोनिया को तलाश करने के लिए रवाना हो जाते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो समंदर के एक वीरान हिस्से तक पहुंचते हैं। कुछ फासले पर आगे उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज नजर आया। ये वही जहाज था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो पिछले 40 साल से लापता था। उसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यकीन करने लगते हैं कि उसे बेचकर वो अरबपति बन जाएंगे। टीम लीडर दो आदमियों को डिग बोट पर रहने का हुक्म देता है और चंद सिपाहियों के साथ जहाज में दाखिल हो जाता है ताकि तफ्तीश कर सके। अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उन्हें डरा देती है। लीडर सबको आगे बढ़ने का हुक्म देता है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक बड़ी घड़ी तक पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि घड़ी की सुइयां अभी भी चल रही होती हैं। कुछ लम्हों बाद अचानक वो सुइयां रुक जाती हैं। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है। वो जहाज में मजीद तलाशी जारी रखते हैं। अंदर हर चीज तबाह हो चुकी होती है। हर तरफ टूटा हुआ ढांचा और जंग वाला धात पड़ा होता है। आगे बढ़ते हुए उनका एक साथी टूटी हुई जगह से नीचे गिर जाता है, लेकिन मर्फी वक्त पर उसे पकड़ लेती है। जब वो उसे ऊपर खींच रही होती है तो उन्हें नीचे एक लड़की नजर आती है। ये वही लड़की होती है जो 1962 के हादसे में जिंदा बच गई थी, जब बाकी सब मारे गए थे। हैरानी की बात यह थी कि 40 साल गुजरने के बावजूद उस लड़की की उम्र बिल्कुल वैसी थी और वैसी ही नजर आ रही थी। इससे वाज़ेह होता था कि वो उस लड़की की रूह है। जब मर्फी दोबारा उस तरफ देखती है तो वो अचानक गायब हो गई थी। वो अपने साथी को महफूज तरीके से ऊपर खींच लेती है। मर्फी को यकीन नहीं आता कि वो लड़की हकीकत थी या सिर्फ एक वहम। लेकिन ये सब देखने के बाद मर्फी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। जहाज बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो तलाश जारी रखते हैं और आखिरकार मरकजी केबन तक पहुंच जाते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें एक डिजिटल कलाई घड़ी मिलती है। ये बात उन्हें उलझा देती है क्योंकि 40 साल पहले ऐसी घड़ियां मौजूद ही नहीं थी। इससे उन्हें एहसास होता है कि उनसे पहले भी कोई इस जहाज पर आ चुका है। वो वापस अपने डिग बोट पर आ जाते हैं और टीम का लीडर फैसला करता है कि अगले दिन वो जहाज को डिग बोट के साथ बांध कर खींच कर ले जाएंगे।
अगली सुबह वो देखते हैं कि जहाज में बहुत बड़ा सुराख हो चुका है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। लीडर कहता है कि इस हालत में जहाज को खींचना नामुमकिन है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा पानी जमा हो चुका था। इस हालत में उसे खींचने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। वो फैसला करते हैं कि पहले सुराख को वेल्ड किया जाएगा, फिर सारा पानी बाहर निकाला जाएगा और आखिर में जहाज को खींचा जाएगा। सब इस मंसूबे पर मुत्तफिक हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। कुछ लोग सुराख की मुरम्मत करते हैं, जबकि बाकी खजाने की तलाश जारी रखते हैं। तलाश के दौरान मर्फी को एक स्विमिंग पूल मिलता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि पूल गोलियों के सुराखों से भरा हुआ है। जैसे ही वो पूल से निकलने की कोशिश करती है, वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। खौफ के मारे मर्फी पीछे की तरफ पूल में गिर जाती है। इसका सर जोर से पूल के फर्श पे टकराता है और खून बहने लगता है। पूल फौरन उसके खून को जज्ब कर लेता है। जब मर्फी दोबारा ऊपर देखती है तो वो लड़की गायब होती है और वहां पर जैक खड़ा होता है। जैक मर्फी को पूल से बाहर निकालता है। बाहर आकर मर्फी जैक से कहती है, मैंने यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जैक जवाब देता है, ये तुम्हारा वहम होगा, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। दोनों आगे चलते रहते हैं और उनके जाने के बाद पूल मुकम्मल तौर पर खून से भर जाता है। उसी दौरान टीम का लीडर पुराने जहाज के कैप्टन के कमरे में पहुंचता है। जब वो अंदर दाखिल होता है तो कमरा इंतहाई खराब हालत में होता है। कमरे की तलाशी करने के बाद उसे कोई खास चीज नहीं मिलती। मेज पर उसे शराब की एक बोतल और एक गिलास नजर आता है, जो शराब से भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी वहां शराब पी रहा था। जैसे ही टीम का लीडर गिलास उठाकर पीने लगता है, वो आईने में देखता है कि अपने पीछे पुराने जहाज के कैप्टन को खड़ा देखता है। खौफ के मारे उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और वो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। टीम लीडर घबराहट में वहां से भाग जाता है। जहाज पर सबके साथ अजीब और गरीब वाकयात पेश आ रहे होते हैं। टीम का एक आदमी मार्क एक औरत के गाने की आवाज सुनता है। उस आवाज का पीछा करता हुआ निचले डेक तक पहुंचता है। वहाँ वही गुलकारा मौजूद होती है जो कहानी के शुरू में नजर आई थी। उधर मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला दरवाजा खोलते हैं। अचानक पानी की एक जबरदस्त लहर बाहर से आती है, जो कई लोगों की लाशों को अपने साथ बहा लाती है। खौफजदा होकर मर्फी और जैक आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते एक केबिन का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर जैक को एक ऐशो आराम की गाड़ी नजर आती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मर्फी को बेचैनी महसूस होती है। वो फौरन वहां से निकलना चाहती है। अचानक उन्हें एक दूसरे कमरे में कुछ हरकत महसूस होती है। जब वो जाकर चीजों को हटाते हैं तो उन्हें एक डब्बा मिलता है जो सोने से भरा होता है। मर्फी फौरन बाकी सबको बुला लेती है। जब सब आते हैं तो उन्हें ऐसे ही 9 डब्बे मिलते हैं, जिनमें से हर एक में 28 सोने की ईंटें होती हैं। इतना बड़ा खजाना देखकर पूरी टीम खुशी से पागल हो जाती है और वो यकीन करने लगते हैं कि वो रातों रात अमीर हो चुके हैं। इतनी बड़ी दौलत मिलने के बाद वो फैसला करते हैं कि जहाज को छोड़कर सिर्फ सोना अपने साथ ले जाएंगे। वो सोने को डिग बोट पर लादते हैं और रवाना होने की तैयारी करते हैं। डिग बोट का कैप्टन इंजन साफ करना शुरू करता है ताकि उसे चलाया जा सके, लेकिन अचानक डिग बोट के सिलेंडर का वाल्व खुद ब खुद खुल जाता है। गैस हवा में फैलने लगती है। इसी दौरान मर्फी एक बार फिर उस लड़की को देखती है जो तेजी से उसकी तरफ दौड़ रही होती है, जैसे वो उसे खबरदार करना चाहती हो। लेकिन अचानक कोई उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है। उसी लम्हे डिग बोट का कैप्टन इंजन स्टार्ट करता है। सिलेंडर से निकलने वाली गैस आग पकड़ लेती है और एक जबरदस्त धमाका होता है जो पूरी डिग बोट को तबाह कर देता है। कैप्टन फौरन हलाक हो जाता है। ओए जोर लग गया मरते हैं, मेरे दर्द पे गए। अब ये ग्रुप एक बहुत बड़े समंदर में एक वीरान जहाज पर अकेला रह जाता है। वो सब तन्हाई में परेशान होते हैं क्योंकि उनकी वाहिद बचाव कश्ती मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी होती है। उनके साथियों में से एक मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखते हुए जज्बाती हो जाता है। उनकी शादी 2 हफ्ते बाद होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वो कभी भी इस जहाज से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। मायूसी में मार्क जहाज में रखी पुरानी शराब पीना शुरू कर देता है। उसी दौरान मर्फी उस बात से परेशान होती है कि वो बार बार उसी लड़की को देख रही है। सच जानने के इरादे से मर्फी जहाज के मुसाफिरों की रिकॉर्ड चेक करती है। उसे मालूम होता है कि जिस लड़की को वो देख रही है उसका नाम कैटी है। तहकीक करते करते मर्फी कैटी के कमरे तक पहुंचती है। जब वो अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसे कैटी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मर्फी बहुत हिम्मत करके उस लाश की गर्दन में से बड़ा लॉकेट उतारती है। लॉकेट के अंदर कैटी के माँ बाप की तस्वीर होती है। ये देखकर मर्फी चौंक जाती है। अचानक कैटी की आवाज आती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपनी अम्मी और अब्बू को देख रही हूँ। मर्फी को यकीन नहीं आता कि वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही है जो बहुत पहले मर चुका है। लेकिन जब वो लॉकेट कैटी को देने की कोशिश करती है तो उसके हाथ से सीधा गुजर जाता है।
तब मर्फी को आखिरकार एहसास हो जाता है कि कैटी जिंदा नहीं बल्कि एक रूह है। कैटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर बहुत सी रूहें कैद हैं। मजीद बताते हुए कैटी कहती है कि अगर वो आदमी नहीं मारा जाता जिसके कंट्रोल में ये सारी रूहें हैं, तब तक किसी को भी आजादी नहीं मिल सकती। ऐसे ही कैटी उसका नाम बताने ही वाली होती है कि अचानक अजीबोगरीब कीड़े जहाज के फर्श पर चलने लगते हैं। कैटी खौफजदा हो जाती है और मर्फी को खबरदार करती है कि फौरन जहाज को छोड़ दो वरना वो सब मर जाएंगे। ये कहकर वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल खत्म करने के बाद चक्कर महसूस करने लगता है। अचानक उसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम मेजें और कुर्सियां हिलने लगती हैं। एक ही लम्हे में सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है और वो लोग जो 40 साल पहले जहाज पर मर गए थे दोबारा जिंदा नजर आने लगते हैं। मार्क दरमियान में खड़ा होता है और लोग उसके इर्द गिर्द तालियां बजा रहे होते हैं। शुरू में मार्क घबराया होता है, लेकिन फिर ये समझ लेता है कि ये सब शराब का असर है। पहले की तरह वही खातून गुलकारा उसके पास आती है और उसे लुभाना शुरू कर देती है। वो उसे मुकम्मल तौर पर अपने जादू में जकड़ लेती है और मार्क बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मार्क को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो गुलकारा उसे एक जाल की तरफ ले जा रही है। वो फर्श के किनारे के करीब रुकती है और उसे आवाज देती है। जैसे ही मार्क उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, वो अचानक टूटे हुए फर्श से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद हम टीम लीडर को पुराने कैप्टन के कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। वो देखता है कि शराब की बोतल खुद ब खुद हरकत करने लगती है। कुछ ही लम्हों बाद जहाज के कैप्टन की रूह उसके सामने जाहिर हो जाती है। लीडर खौफ से कांप जाता है। वो रूह गिलास में शराब डालती है और उसे पेश करती है। वो लीडर को जहाज की तस्वीर दिखाता है। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले एक आदमी जहाज पर आया था और उसने उसे इस जहाज के बारे में बताया था। उसने दावा किया था कि इस जहाज के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। उन्होंने जहाज को बचाया तो वाकई उन्हें उसके अंदर खजाना मिला था। कैप्टन टीम लीडर को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये वो आदमी है जिसने हमें जहाज के बारे में बताया था। टीम लीडर तस्वीर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो तस्वीर जैक की थी, लेकिन तस्वीर 40 साल पुरानी होती है। 4 दहाइयां गुजरने के बावजूद जैक बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई देता है। तब टीम लीडर को एहसास होता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक रूह है। ये समझते ही वो अपनी टीम को जहाज से निकालने के लिए बेचैन हो जाता है। वो फौरन अपने साथियों की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात उसी साथी से हो जाती है जो डिग बोट में गैस के धमाके से मर गया था। वो उस आदमी की रूह होती है जो हलाक हो चुका था और वो लीडर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। टीम लीडर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसी लम्हे मर्फी वहां पहुंच जाती है और वो रूह गायब हो जाती है, लेकिन टीम लीडर मर्फी के चेहरे में उसी भूत की शक्ल को देखता है जिससे वो कुछ लम्हे पहले मिला था। ये समझते हुए मर्फी भी एक रूह है, वो घबरा जाता है और मर्फी पर हमला कर देता है। मर्फी अपने आप को बचाते हुए लीडर की टांग जख्मी कर देती है, लेकिन ये लीडर को ज्यादा देर तक नहीं रोकता। वो दोबारा उठता है और मर्फी पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो मर्फी को नुकसान पहुंचाता, जैक पीछे से आ जाता है और लोहे की सलाख से लीडर के सर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैक वही आदमी होता है जो उन सबको जहाज पर लाया था। पूरी टीम में सिर्फ लीडर ही था जिसे मालूम हो चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान नुमा रूह है। जैक को भी अंदाजा हो चुका था कि लीडर सच जान चुका है। अपने रास्ते से लीडर को हटाने के लिए जैक बाकी लोगों को बहकाता है और कहता है कि अगर लीडर होश में आ गया तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सब लोग जैक की बात मान लेते हैं। वो बेहोश लीडर को एक पानी के टैंक में फेंक देते हैं। कोई और रास्ता ना होने की वजह से बाकी बचे हुए लोग मंसूबा बनाते हैं कि पुराने जहाज की मुरम्मत जारी रखते हैं। वो उस सुराख की वेल्डिंग कर देते हैं जहां से पानी अंदर आ रहा था और जमाशुदा पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। मर्फी देखती है कि उसका एक साथी मार्क गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है। उसी दौरान लड़की की रूह एक बार फिर से जाहिर होती है और उसे बताती है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रही है वो मर चुका है। वो बताती है कि मार्क खातून गुलकारा के पीछे जाते हुए मर गया था। लड़की नरमी से अपना हाथ मर्फी के कंधे पर रख देती है और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब ये वाकया पेश आया था। उसी रात जहाज पर मौजूद तमाम लोग बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए थे। मुजरिमों के एक गिरोह ने मुसाफिरों को उस नीयत से मारा था कि जहाज पर मौजूद तमाम सोना चुरा लिया जाए। उन्होंने कुछ लोगों को जहर दिया था, कुछ को तार से काट दिया था और बाकी सब लोगों को बेदर्दी से गोलियां मार दी थी। हत्ता के कैटी को भी नहीं बख्शा था। वो उसे घसीट कर उस कमरे में ले गए और उसे फांसी दे दी। इन तमाम वाकयात के पीछे खातून गुलकारा थी जिसने सोना चुराने के पूरे मंसूबे की मंसूबाबंदी की थी। अपने आदमियों की मदद से उसने जहाज पर मौजूद हर शख्स को कत्ल कर दिया। कत्ले आम के बाद सारा सोना उसने कब्जे में ले लिया। जहाज का अफसर खुफिया तौर पर लेडी सिंगर से मिला हुआ था,
लेडी सिंगर के इशारे पर उसने अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जब वो मुड़ा तो लेडी सिंगर ने खुद उसको गोली मार दी। लेडी सिंगर को यकीन था कि चूंकि जहाज पर मौजूद सब लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए सारा सोना उसी का है। लेकिन फिर एक आदमी जो असल मास्टरमाइंड था सामने आया और लेडी सिंगर को लोहे की जंजीरों से लटकाकर मार डाला। मर्फी कैटी की मदद से ये सब कुछ देखती है और आखिरकार उस असल मास्टरमाइंड को देख लेती है, जिसे देखकर वो सन्नाटे में आ जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक होता है, जो सोने का लालच देकर उन्हें यहाँ पर लाया था। जहाज के अंदर पानी ज्यादा होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। उसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसकी मुरम्मत कर सकें। इसी मकसद के लिए जैक ने होशियारी से उन्हें यहाँ बुलाया था। अब जब जहाज मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, जैक को उनकी मजीद जरूरत नहीं रही थी और वो सबको मारने का इरादा रखता था। ये समझते हुए मर्फी को याद आया कि किसी तरह वो जैक के असर में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर चुकी है। मर्फी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो बहुत देर हो चुकी थी। टैंक पानी से भर चुका था और लीडर मर चुका था। मर्फी टैंक का शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मर्फी उसको नहीं तोड़ पाती। उसके बाद मर्फी अपने एक और साथी जिसका नाम डॉच है उसको ढूंढने जाती है। मर्फी डॉच को जैक के बारे में बताती है और खबरदार करती है कि जैसे ही जैक नजर आए उसको गोली मार देना। वो कहती है कि मैं हमारे एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने की कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है। डॉज अपनी बंदूक जैक पर तान देता है और उसे हरकत ना करने का हुक्म देता है। ये सुनकर जैक को अंदाजा हो जाता है कि मर्फी ने इसको सब कुछ बता दिया है। जैक बातों में उलझाकर बंदूक को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसकी चाल समझ जाता है और फौरन उसे गोली मार देता है, जिससे जैक पीछे जा गिरता है। डॉज जैक के करीब जाता है और समझता है कि वो मर चुका है। डॉज वहां से चला जाता है, इस बात से बेखबर कि जैक अभी जिंदा है। उधर मर्फी को मालूम होता है कि जिस साथी को वो ढूंढने गई थी वो पहले ही पानी में मर चुका है। अब डॉज के सिवा मर्फी का कोई और साथी जिंदा नहीं होता, इसलिए मर्फी फैसला करती है कि पूरे जहाज को तबाह कर दिया जाए। वो जहाज में जगह जगह बॉम्ब रख देती है। जब डॉज वहां पहुंचता है तो वो मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार दिया। मर्फी जवाब देती है कि जैक मर नहीं सकता, क्योंकि जैक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। मर्फी कहती है हमें पूरा जहाज तबाह करना होगा ताकि वो हमारी तरह मजीद लोगों को यहाँ कैद ना कर सके। इस तरह यहाँ पर जितनी भी रूहें कैद हैं वो सारी आजाद हो जाएंगी। डॉज गुस्से में बहस करता है और जहाज तबाह करने से सारा सोना भी तबाह हो जाएगा। कहता है कि जहाज को तबाह मत करो। मर्फी कहती है कि सोना जैक का सिर्फ एक धोखा है, वो उसे कभी भी नहीं ले जाने देगा, इसलिए मुझे हर हाल में जहाज को तबाह करना होगा। जैक समझ जाता है कि मर्फी रुकने वाली नहीं है। अब जैक अपनी असली शक्ल में वापस आता है और बताता है कि वो पहले ही डॉज को मार चुका है। जैक मर्फी से कहता है कि उन दोनों का काम एक जैसा है। जैसे तुम लावारिस जहाज इकट्ठे करती हो, वैसे ही मैं रूहों को इकट्ठा करता हूँ। मैं कभी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत से गुनाह किए। ये सजा मेरे नए मकसद में बदल गई। अब मैं रूहों को जमा कर लेता हूँ और उसके लिए मुझे एक जहाज चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे तबाह करो। जैक मर्फी को एक सौदा पेश करता है और कहता है कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बट जहाज को तबाह मत करो। लेकिन मर्फी इनकार कर देती है। जैक लोहे की सलाख से उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही जैक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, मर्फी बम को एक्टिवेट कर देती है और फौरन पानी में कूद जाती है। फिर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और धमाके से पूरा जहाज डूबने लगता है। मर्फी पानी के अंदर फंस जाती है। वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और सांस के लिए तड़पने लगती है। उसी वक्त कैटी की रूह जाहिर होती है और उसका हाथ थाम लेती है। वो उसे ऊपर की तरफ ले जाती है। मर्फी देखती है कि जैक की कैद की हुई तमाम रूहें आजाद हो रही हैं। बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंचती है। वो देखती है कि आजाद होने वाली रूहें अपनी असल दुनिया की तरफ वापस जा रही हैं। हकीकत ये थी कि जहाज पर मौजूद हर रूह जैक की गुलाम थी। सिर्फ कैटी की रूह आजाद थी, क्योंकि वो पाक थी और जैक कभी भी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर पाया। मर्फी एक डब्बे के सहारे समंदर में तैरती रहती है। आखिरकार एक वहां से गुजरता हुआ जहाज उसको देख लेता है और बंदरगाह पर पहुंचा देता है। उसके बाद एम्बुलेंस की खिड़की से मर्फी एक नौजवान को देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि जैक अभी भी जिंदा होता है। वो सारा सोना एक और जहाज पर मुंतकिल कर रहा होता है, मजीद लोगों को मारना चाहता है और मजीद रूहों को कैद करना चाहता है। और उसके बाद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।